पंजाब के किसान अपनी मांगों के लिए फरवरी से शंभू बॉर्डर पर मोर्चा लगाकर डटे हुए थे। किसानों ने पैदल दिल्ली जाने का ऐलान भी इससे पहले कर दिया था। हालांकि अब जो जानकारी सामने आई कि इसे स्थगित कर दिया गया है। शाम को इस पर आगे की रणनीति पर किसान फैसला लेंगे। इससे पहले शंभू बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से धरना दे रहे किसानों ने दोपहर के 1 बजे दिल्ली के लिए कूच करने की कोशिश की। पहले जत्थे में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक से जुड़े 101 किसानों का जत्था पैदल अंबाला की तरफ बढ़ते हुए बैरिकेड तोड़ दिया उसने। इन्हें काबू में करने के लिए हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान लगातार डटे हुए हैं। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। खबर ये कि किसानों को दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध देखने को मिले। किसानों की सबसे अहम जो मांग है वो एमएसपी की लीगल गारंटी है, जो कि अभी 24 फसलों पर दी जा रही है। किसान हर फसल को एमएसपी पर खरीदने की मांग कर रहे हैं। और देखिए, राज्यसभा के अंदर नोटों की गड्डी मिली, जिस पर एक बखेड़ा खड़ा हो गया। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि गुरुवार को 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली। नोटों की यह गड्डी सीट नंबर 222 यानी कि 222 पर मिली और यह सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट हुई है। सभापति धनखड़ ने कहा कि गुरुवार को सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि सीट नंबर 222 के पास से कैश मिला है। इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच भी हो रही है और राज्यसभा के अंदर जैसे ही नोटों की गड्डी मिली, जैसे ही ये जानकारी सामने आई, वैसे हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस तरह से नाम लेना ठीक नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। After the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi. The matter was brought to my notice and I felt it expedient as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law and the same is underway. सर, मेरा एक ही निवेदन है। ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। In the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30 I left Parliament. So my total stay in the house yesterday was 3 minutes and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद महायुति गठबंधन ने सरकार बना ली है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, फडणवीस मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। उन्होंने राजभवन में शुक्रवार को 1 बजे प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शनिवार से शुरू होगा और 9 दिसंबर तक चलेगा। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 9 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और बहुमत साबित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कोटे से 20 मंत्री हो सकते हैं। बीजेपी गृह और फाइनेंस भी अपने पास रखेगी। वहीं शिवसेना को एनसीपी से जो है वो ज्यादा मंत्री मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के कोटे से 13 मंत्री, तो वहीं एनसीपी के कोटे से 10 मंत्री हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के हजरतगंज में बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि जब जिन्ना का जब तक जिन्न रहेगा धरती से कोई अराजकता खत्म नहीं कर पाएगा। बांग्लादेश में अब सिर्फ 7% ही हिंदू बचे हुए हैं और अगर नरसंहार होता है तो वो सारे खत्म हो जाएंगे। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले आज बांग्लादेश पाकिस्तान में जो हो रहा है उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। संविधान में परिवर्तन करने वाले ढोंग रचने में लगे हुए हैं और आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है।
उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। तो वहीं आरबीआई ने देश के आर्थिक विकास की रफ्तार की गति के धीमे पड़ने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में अहम फैसला लिया। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर को 4.5% से घटाकर 4% कर दिया है। इस फैसले से बैंकिंग सिस्टम में नकदी बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैंक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए ज्यादा से ज्यादा कर्ज बांट सकेंगे। आरबीआई के इस फैसले से 1,16,000 करोड़ रुपए की नकदी को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। हालांकि आरबीआई ने महंगे ईएमआई से राहत नहीं दी है। सेंट्रल बैंक ने अपने पॉलिसी रेट यानी कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा गया है। फरवरी 2023 के बाद से ही रेपो रेट की दरों में कोई बदलाव नहीं किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो अपने बचपन के शिक्षक से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने शिक्षक के साथ बिताए समय को याद किया और बताया कि उनके जीवन पर शिक्षक का कितना असर पड़ा है। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आज संसद में हमारे बचपन के हिंदी के शिक्षक के साथ एक यादगार मुलाकात, सर के साथ पुरानी यादें ताजा करके बेहद खुशी हुई। उत्तराखंड में सार्वजनिक उपक्रम से जुड़े कर्मचारियों को राज्य सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अलावा बोनस देने का भी फैसला किया है, जिसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में इन कर्मचारियों को जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकेगा। बता दें कि उत्तराखंड में करीब 40,000 कर्मचारियों को इस आदेश का लाभ होने जा रहा है, जिसके तहत इन राज्य कर्मचारियों को करीब 3% की महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को हर महीने 53% महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकेगा। अब तक मूल वेतन से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में 50% का लाभ मिल रहा था। दिल्ली में भारत जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की है। भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है और इस सेक्टर में विकास भी देखने को मिल रहा है। और अब भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि जापान अपनी सेमीकंडक्टर इकाई को भारत में स्थापित करने की दिशा में विचार कर रहा है। जापान ने इसके लिए जुलाई में एक समझौता भी किया और ऐसा माना जा रहा है कि जापान के भारत में आने से इस सेक्टर में और तेजी से विकास देखने को मिल सकता है। जापान क्वाड का एक दूसरा देश है जिसने सेमीकंडक्टर के साझा विकास और अपनी दुनिया भर में इसकी सप्लाई के लिए अमेरिका के बाद भारत से साझेदारी की है। Japan is today revitalizing its semiconductor sector. I'm seeing the beginnings of something potentially important here and potentially really significant for both countries. बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद आज नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पहुंचे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बसपा के सीनियर नेता मौजूद रहे। बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर देखा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर पहुंचे आकाश आनंद के आने से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह था। आज पूरी बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में, देश के हर एक कोने में बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस को बड़ी धूमधाम से और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जगह जगह जिलों में, विधानसभाओं में, जहाँ जहाँ स्थल बनाए, यूपी में जहाँ जहाँ बहन जी की सरकार के दौरान जितने भी स्थल बनाए गए, जब वहाँ पे जाके लोग अपनी आस्था जता रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आज का जो दिन है वो सिर्फ हमारे खाली बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का नहीं, बल्कि बहुजन समाज के सभी सदस्यों के लिए एक बहुत प्रेरणा का दिवस है। तो आज हम सबको यही उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब के कुछ जो इम्पोर्टेंट लर्निंग्स थी जो देखे गए उसको लोग समझें, पढ़ें, लिखें और उससे सीखकर अपनी ज़िंदगी में उसको इम्बाइब करने की कोशिश करें। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंटीग्रेटेड ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि ITMS का ओवरव्यू किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर जोन में ट्रैक मॉनिटरिंग के लिए रेल ट्रैक ट्रेन उपलब्ध कराई जाएगी। रेल मंत्री ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ट्रैकमैन की लाइफ को बेहतर बनाने की भी बात कही।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेहतर रेल प्रबंधन के लिए तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। ट्रैक की मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि 20 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा में ट्रैक की निगरानी हो और ऑन बोर्ड सेंसर कैमरे की मदद से डेटा पर भी नजर रखी जाए, जिससे रेल की सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित किया जाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रोड और रेल इंस्पेक्शन कार का अवलोकन भी किया। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आपको एक आम गाड़ी टाटा के दिख रही होगी, ये पिकअप गाड़ी है, लेकिन ये कोई आम गाड़ी नहीं है। कुछ देर पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस गाड़ी का अवलोकन किया और इस गाड़ी की खासियत के बारे में जानी है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये नॉर्मल रोड पे भी चलेगी और उसके साथ ही रेलवे ट्रैक पे भी चलेगी। देख सकते हैं नॉर्मल टायर भी लगी हुई है जो नॉर्मल रोड पे जिसमें इस पर जमीन पर चल सकती है। साथ ही ये जो व्हील है छोटा सा, जो रेल में जिस तरह के पहिए होते हैं ठीक उसी तरह के पहिए इसमें लगाए गए हैं ताकि इसे ट्रैक पर भी चलाया जा सके। इस गाड़ी में क्या क्या खास विशेषताएं हैं एक बार आपको मैं वो दिखा दूं। इससे पहले जब हम देखते होंगे कि रेलवे ट्रैक के निरीक्षण करने के लिए जो ट्रैक में निकलते थे वो पैदल निकलते थे और उनके हाथ में जो है इस तरह के कुछ औजारें होती है। ये रेलवे ट्रैक पर गिट्टी डालने के लिए, ट्रेन को रोकने के लिए ग्रीन और रेड फ्लैग भी उनके हाथ पास रहता है। उनके साथ जो होते हैं 2 से 3 आदमी जो इस तरह के हथौड़े वगैरह लेकर औजार बॉक्स जो होता है वो लेकर जाते थे, लेकिन इस गाड़ी में ये तमाम सुविधाएं और सामान उनके लिए रहेगी। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं अंदर जो है वो 8 आदमी की बैठने की भी व्यवस्था की गई है। जो ट्रैकमैन होंगे, जो ट्रैक का मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए रोजाना निकलेंगे, उनके सुविधा के लिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही इसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया। देखिए सीसीटीवी कैमरा एक लॉन्ग शॉट जो ट्रैक की स्थिति रिकॉर्ड करने के लिए और साथ ही नीचे जो पहिया है और ट्रैक है उसकी भी मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर 2 जो सीसीटीवी कैमरा आपको पीछे दिखेगी या 2 आगे लगाई गई है। और इसका जो स्टोरेज है 15 दिन का स्टोरेज है। भारतीय रेलवे में पहली बार इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह का जो व्हीकल है उसका इस्तेमाल किया जाएगा ट्रैकमैन के लिए, जो रोजाना कई किलोमीटर जो है वो ट्रैक पर चलकर पैदल ट्रैक का मुआयना करते थे, निरीक्षण करते थे कि कोई ट्रैक में खामियां तो नहीं है, क्योंकि कुछ देर बाद जो ट्रेन गुजरती है उसकी जो निर्भरता है और सिक्योरिटी जो है सबसे ज़्यादा ट्रैकमैन के ऊपर रहती है। तो ऐसे में सीसीटीवी कैमरा से लेकर एयर कंडीशन व्यवस्था भी किया गया है ताकि जो ट्रैकमैन अब निरीक्षण करने के लिए निकलेंगे ट्रैक पर उनके लिए खास सुविधाएँ उनके लिए रहेगी। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी खुद कहा है कि इससे ट्रैकमैन की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाएगी और उनकी सेफ्टी भी जो है वो बढ़ जाएगी इस व्हीकल के जरिए। कैमरामैन अभिजीत के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। इसका डिज़ाइन प्राइमरीली एक ही पर्पस से किया गया है कि जो हमारे ट्रैकमैन हैं उनकी सेफ्टी एनहांस करने के लिए। जो काम पहले आदमी ट्रैक पर पैदल चलता था, ये अब सारा इसमें स्टोर करके ट्रैक पर हाई स्पीड से जाके जहाँ भी प्रॉब्लम है ट्रैक में वहाँ तुरंत पहुँच सकता है। दूसरा इसका है पर्पस इंस्पेक्शन करना। जितने अफसर हैं 2 लोग आगे बैठ सकते हैं, 6 लोग पीछे बैठ सकते हैं, पूरा फुली एयर कंडीशनड है। तो जितने अफसर हैं जो रियर विंडो इंस्पेक्शन या किसी भी तरीके का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो वो इसमें जाके बहुत कंफर्टेबली, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ट्रैक कवर करके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जो इंटीग्रेटेड ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है, ये कॉन्टैक्ट लेस लेज़र टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इस सिस्टम में रेलवे का जो ट्रैक है इसमें 16 प्रकार की समस्याओं को डिटेक्ट करने की क्षमता है। यह इंडिया में पहली बार हो रहा है और जो फ्लॉ डिटेक्ट होते हैं वह तुरंत इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से सभी संबंधित लोगों के पास आ जाते हैं। तो यह जो ट्रैक रिकॉर्डिंग कार है यह 3 हम लोगों ने हासिल कर लिए हैं और ये इससे काम ऑलरेडी इंडियन रेलवे सिस्टम पर हो रहा है। वाराणसी में दहेज की मांग को लेकर लड़की पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक बारात लेकर पहुंचे दूल्हे के जयमाला कार्यक्रम में पहले ही कार की डिमांड कर दी गई। लड़की ने मना किया तो लड़का स्टेज छोड़कर चला गया। लड़के के चले जाने के बाद लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी की और दोनों पक्षों के लोगों को थाने बुला लिया। लड़की के पिता ने लड़के विशाल, उसके पिता सुरेंद्र जायसवाल, मां बहन और बहनोई सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मड़ुआडीह थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। लड़की के पिता ने तहरीर में लड़के के परिजनों को 18,50,000 रुपए नगद, साथ में सोने की चेन, अंगूठी सहित ढेर सारा गिफ्ट देने की भी बात कही है। पुलिस मामले की छानबीन में अब जुटी हुई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। हरियाणा के रेवाड़ी में अनूठी पहल देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी के झज्जर चौक पर बेटी को घोड़ी पर बैठा करके जमकर जश्न मनाया गया। बेटा बेटी एक समान होने का यहाँ पर संदेश दिया गया और इस अवसर पर परिवार की महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए।
नाचते हुए जमकर खुशियों का इजहार किया गया। गौरी की शादी 7 दिसंबर को होनी है, लेकिन इससे पहले लड़की के पिता ने अपनी बेटी गौरी को घोड़ी पर बैठा करके जश्न मनाया।